स्वागत है आप सभी का। तो आज है 13 सितंबर। तो आज बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। तो हम आज पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक महीने बाद हमारा 12 अक्टूबर को पीसीएस का प्रीलिम्स लगा हुआ है। तो इसमें से करंट अफेयर और स्टैटिक वाले कई सारे क्वेश्चन की संभावना होती है कि वो रिपीटेड हो, या फिर उनकी थीम जो होगी वो रिपीट हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ये पूछा है यूएनडीपी के अनुसार 1990 के दशक में भारत की जो जो जीवन प्रत्याशा हुआ करती थी वो 58 हुआ करती थी, अब कितनी है? तो ये 2023 से है 72 वर्ष, तो ये आसान था। कब है? 72 वर्ष। दूसरा देखें, एआई के लिए समिट, चूंकि इसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो एआई का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में है। तीसरा क्वेश्चन है, वो है 96वां जो ऑस्कर है वो किसे मिला है? ईमा स्टोन को। तो एमा स्टोन की वो मूवी का नाम पूछा है। तो पूछा है मूवी का नाम। अब जो लाला लैंड है ऑप्शन में, ये भी इनकी मूवी है, पर ये पहले आई थी। अभी कौन सी है? पुअर थिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को मिला है ये। चौथा प्रश्न है, गुजराती फिल्म का नाम दिया है कि किस फिल्म को इस बार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसमें मिला है कक्ष एक्सप्रेस को। तो इम्पोर्टेंट है, 70 मार्क अगर पूछेगा तो कौन सा है? कक्ष एक्सप्रेस। तो ये इसके बाद पांचवा प्रश्न देखें, तो इसमें पूछा है किसी व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये कई व्यक्ति और कई संगठनों को दिया गया है। तो इसमें जो नाम है वो सारे सही हैं। तो इस वजह से क्या है, जैसे ये थाईलैंड का है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है, ये थाईलैंड का है, तो इन्हें भी मिला है। जो फुनसुको करके है, ये कहाँ का है? भूटान का। तो इन्हें सबको मिला है, तो इसका आंसर होगा डी। छठे की बात करें, आकाश तीर प्रणाली। तो आकाश तीर प्रणाली भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये भी सही है। बाकी इसके जो C4 ISR प्रणाली है, ये भी ठीक है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर रहेगा डी। सातवें की बात करें, तो मेक इन इंडिया के तहत भारत का स्वदेशी सैन्य प्रणाली पूछा गया है। तो इसमें स्वदेशी सैन्य प्रणाली में F-35 है, मुख्य युद्धक टैंक भी है, और जो आर्टिलरी गन सिस्टम है ये भी सही है। तो इसका भी रहेगा डी ऑप्शन। अगला है प्रश्न, होलोकास्ट जो मेमोरियल डे है के रूप में मनाया जाता है। तो असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब रसिया और जापान का युद्ध समाप्त हुआ था, तो उस टाइम का जो डेट हुआ करता था 27 जनवरी, तो इसे ही मनाया जाता है होलोकास्ट डे के रूप में। तो याद रखना, ये 1945 से, मतलब जो दिन था युद्ध का, उससे ये मनाया जाता है। अगला बात करें नौवां प्रश्न का, तो बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो उनका जो पुस्तक है उसका नाम है हार्ट लैम्प। तो ये याद रखना, हार्ट लैम्प है, काफी फेमस है, तो इसके लिए मिला। अब सिंधु जल समझौता, इसकी पूरी संभावना है कि ये पीसीएस में भी रिपीट करेगा, या इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा। अब है क्या? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इसमें जो नदियां थी दो भागों में बांटी गई थी, पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। अब जो पश्चिमी नदी है, इनका पानी मिलता है पाकिस्तान को। तो यही पूछा है कि भारत को किस नदी का पानी नहीं मिलता है? तो सिंधु, झेलम और चिनाव का भारत को पानी नहीं मिलता है, तो आंसर हो जाएगा झेलम। जबकि रावी, ब्यास, सतलज का भारत को पानी मिलता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूछा है, गरीबी माप, जो यूएनडीपी गरीबी की माप करती है वो कैसे करती है? तो इसमें जो कुपोषण है इसको शामिल किया जाएगा, तो बिल्कुल कुपोषण को शामिल किया जाएगा। इसके बाद है, शिक्षा ज्ञान को भी दर्शाया जाता है, पर पूछा है महिलाओं को, मतलब महिला निरक्षरता को शामिल किया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी पुरुष निरक्षरता या पेयजल को इंपोर्टेंट रहेगा, पेयजल। तो बिल्कुल सही है, ये पेयजल को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वो है कि अप्रैल से सितंबर के बीच में भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है। तो क्या शीर्ष में शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है, देखो। अब जो पेट्रोलियम उत्पाद है, चूंकि हमने अभी काफी विवाद भी चला था, यूक्रेन को पेट्रोलियम दी है, और उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, ये सब चीजें, तो पेट्रोलियम का तो न्यूज में रही थी। तो पेट्रोलियम भारत क्या कर रहा है? भारत ने निर्यात में भेजा है। इसके बाद लौह इस्पात हम जापान और कई देशों को भेजते हैं। बासमती चावल इसमें से क्या रहेगा? गलत रहेगा, जो 10 में नहीं है शामिल। अगला बात करें,
वन स्थिति रिपोर्ट की। अब वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पूछा है, कौन सा सही है, इंपॉर्टेंट है कि 15% है इसमें देश में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 15% नहीं 25 के आसपास है। तो ये 25 पॉइंट कितना है इस टाइम, 25.17% है वनावरण पर वृक्षावरण है। इसके बाद कहा गया है कि जो शीर्ष हैं सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा दर्जा जो है शीर्ष 3 जो राज्य है वो झारखंड है। झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर है, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे अधिक वृक्षावरण वाला जो, वृक्षावरण की बात करें वनावरण नहीं यहाँ पे, तो वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद बात करें कि सेवाओं के निर्यात में, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में कौन सा देश भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो सेवाओं के निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही है अन्य की अपेक्षा, तो अन्य की अपेक्षा रही है आयरलैंड की। तो ये याद रखना है, आयरलैंड इनमें आगे रहेगा। आयरलैंड विशेष रूप से आईटी सेक्टर का जो है हमारा, वो आयरलैंड से। अब ऑप्शन अगर हम देखें भी तो इंडोनेशिया से हमारा कोई सेवा सेक्टर का निर्यात नहीं होगा, क्योंकि इंडोनेशिया ऐसा विकसित देश तो है नहीं है या बड़ा देश जहाँ पे हम सेवाओं मुहैया कराएंगे, और रसिया से ऐसा चांस है नहीं है। तो बचेगा एक ऑप्शन आयरलैंड। इसके बाद 15वां देखें, तो 15वां यूबिन को लेकर है। अब यूबिन क्या है, सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका एक पोर्टल है यूबिन, पर इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जो यूबिन है असल में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें है क्या, टीकाकरण का जो डाटा रखा जाएगा एक जगह, वही है यूबिन पोर्टल, तो जिसकी पूरी जानकारी रहेगी। तो इसमें पूछा है कि पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत है क्योंकि 11 का कोई चांस नहीं बनता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो क्यूआर, आजकल हर चीज क्यूआर है, आभा कार्ड से जुड़ा है, तो ये भी सही है। इसके बाद बात करें 16वां का, तो वो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल जो ब्लूप्रिंट है वो विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया, ये थोड़ा फैक्चुअल सा चला जाएगा, किसने विकसित किया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री भी लग सकती है क्योंकि डिजिटल नाम आ जाएगा, पर है क्या इसमें शहरी और आवास है, तो शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो इससे जुड़ा है, तो ये वाला रहेगा इसका बी ऑप्शन। अगला 17 है कि भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी। अब भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, एक सरकार का चलता है सागरमाला, और ये क्या है भारतमाला, ये है रोडों को जोड़ने के लिए। तो सबसे अधिक निर्मित सड़कों की जो लंबाई थी वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये वाली चीज है, महाराष्ट्र और राजस्थान में से है, पर यहाँ पे अक्टूबर का चूंकि पूछा है, तो अक्टूबर वाले के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई है। तो इसमें ये वाले चांस में रहेगा कि राजस्थान ज्यादा रहेगा क्योंकि राजस्थान में 2000 से ऊपर है, तो ये वाला रहेगा इसका ऑप्शन। इसके बाद है अगला, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत किए गए थे। तो किसान ऋण पोर्टल से संबंधित है और ये दावे होंगे, किसान मतलब नाबार्ड तो आएगा ही आएगा, तो नाबार्ड आएगा, और नाबार्ड के साथ कौन सा संस्थान आएगा, आरबीआई। तो ये रहेगा इसका। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार, अब ये काफी ज्यादा चर्चा में चल ही रहा है ये वाला विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में भारत में। तो 640 है, बिल्कुल है, हर एक जगह जहाँ बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो सबसे पहला फैक्ट यही होता है। इसके बाद पूछा है जो फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 का आंकड़ा है उनके अनुसार 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है। तो वो कहाँ दर्ज किया गया, हिमाचल प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा किसमें, बहुआयामी, 6% से मतलब कम से कम 6%, 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब है। बहुआयामी मतलब जहाँ पे कई प्रकार के, जैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ पानी स्वास्थ्य ये सब की भी कमी होगी, तो वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है इसमें। इसके बाद बात करें अगला कि ये मैच द फॉलोइंग के लिए आएगा, तो मैच द फॉलोइंग के लिए लाइव प्रोग्राम काफी चर्चा में चला है, मिस्टी प्रोग्राम भी चर्चा में चला है। तो जो मिस्टी प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है, ये था रामसर, मतलब जो मैंग्रोव वन वगैरह है, तो ये वाला याद रखना है। तो जो बी है इसका, जो ये वाला आ जाएगा, और लाइव प्रोग्राम क्या है, पर्यावरण के लिए आ जाएगा। तो ग्लासगो में जो लॉन्च किया था वो हमने क्या किया था, लाइव वाला, तो इसके साथ चला जाएगा ये। और इसके बाद अगर पूछे कि स्वच्छ वायु वाला है,
तो स्वच्छ वायु वाला किसके साथ जाएगा? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PAT से। तो PAT के अंतर्गत क्या है? योजना का लक्ष्य ऊर्जा उत्सर्जन को कम करना। तो ऊर्जा उत्सर्जन को कम करना, तो ये क्या है? बी के साथ चला जाएगा। तो ए का अगर हम दो देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी पहले से ही हो जाएगा इसका। इसके बाद बात करें, 22वां क्वेश्चन क्या है? 2023 और 24 की रिपोर्ट पूछी है और इस रिपोर्ट में दिया है कि 21-22 में के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण महिलाओं के शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं वो श्रम बल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये बिल्कुल सही रहेगा फैक्ट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछा है कि क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो इसमें क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है? इसमें नहीं आएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो इम्पोर्टेंट अगर ये याद है तो इससे ये हो जाएगा। इसका 24वां बात करें तो इसमें क्या है? 24 में हमें देश के सकल मूल्य वर्धित, मतलब ग्रॉस जो वैल्यू एडिशन है उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम की हिस्सेदारी 2020 से 23 तक कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 27 से 30% की। तो ये रहेगा 27 से 30। अगला है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब सीमेंट उद्योग के बारे में अगर पूछे तो है भारत का लगभग 87% जो सीमेंट है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है। तो कुछ प्रमुख राज्य की बात कर रहा है, तो सही बात है ये। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एकदम से दुनिया में हो और ये न्यूज ना जा रही हो। तो हम दुनिया में नहीं है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये वजन वाला है, तो ये कहाँ पे होता है? कच्चे माल वाला हुआ, तो इसका ए सही रहेगा। इसके बाद है कि बिहार में, अब बिहार वाले जो रहेंगे क्वेश्चन वो हमें नहीं कवर करने हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में उनके चांस कम हो जाएंगे। तो बस ये है, ऐसे पूछा जा सकता है कि मिशन दक्ष किससे संबंधित है? तो मिशन दक्ष बिहार का है। तो बस इतना याद रखना है, छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के लिए। ऐसे ही ये बिहार का स्टार्टअप 2022 की नीति है युवा। तो युवा वाला है, ये कहाँ पे? बिहार का चल रहा है एक स्टार्टअप, इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक जाएगा मामला। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। अब बिहार के हमें ये डाटा याद रखना नहीं है जैसे ही बिहार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पीसीएस में इनके आने के चांस नहीं है। 30वां प्रश्न देखें तो ये कह रहा है कि बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार, फिर बिहार का आ जाएगा, तो ये कवर नहीं करना है। इसके बाद देखें, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति के लिए नियुक्ति की शक्ति में निहित है। मतलब लोकसभा के बारे में कह रहा है कि लोकसभा के लिए क्या है? तो सोचो, लोकसभा का सचिवालय, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा के अंतर्गत सारी चीजें ज्यादातर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और उपरा मतलब राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। तो अध्यक्ष के नाम से ही इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यही लग जाएगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में, ये आसान है काफी क्वेश्चन है कि महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन गलत हो जाएगा, संसद का गलत हो जाएगा। एक ही बचता है कि विधिक मामलों में राष्ट्रपति को क्या देता है? परामर्श देता है। संवर्ती सूची की बात करें अगर हम, तो पूछा है संवर्ती सूची में क्या क्या आता है? तो संवर्ती सूची में एक तो वन्य जीव आ जाते हैं संवर्ती सूची में, और मूल्य वाला आ जाएगा। कृषि तो जानते ही हैं राज्य में आएगा, तो पहला और चौथा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद डीपीएसपी पे एक क्वेश्चन है, पूछा है नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अब जैसे ही ए ऑप्शन हमें देखेगा तो ये गांधीवादी के अनुरूप है, तो ऑप्शन बी जाएगा और ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं गांधीवादी। अब बचा ए ऑप्शन, ए समान नागरिक संहिता और ऑप्शन सी ऑप्शन। अब अगर इनमें से अगर हम देखें काम का अधिकार, तो गांधी जी इसका विरोध क्यों करेंगे कि काम का अधिकार सबको होना चाहिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब ये तो होगा ही होगा, तो ये वाला है चौथा। तो इंपोर्टेंट रहेगा जो गांधी जी वाले सिद्धांत है वो कौन कौन सा है गांधीवादी सिद्धांत? एक तो 40 है, वो कुटीर उद्योग की बात करते हैं, 43 है, नशीले पेय पदार्थ 47 है। ये कॉमन है जो गांधी जी के मतलब सिद्धांतों के अनुरूप है, चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या लगाना है? 2 और 4। तो समान नागरिक संहिता अनुरूप नहीं है और काम वाला नहीं है, क्योंकि काम का अधिकार वाला किस में चला जाता है? इंडस्ट्री में।
पंचायत और ग्रामीण कुटीर उद्योग का। इसके बाद है 35वां क्वेश्चन। 35वां कहता है अनुसूची मतलब इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा। शपथ की बात करें तो शपथ की पूछा है, तीसरा बिल्कुल सही। लोकसभा की सीटें चौथे में आवंटित है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन छठी अनुसूची में है। इसके बाद कह रहा है कि संघ सूची 7वीं में। अब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नहीं है, इसमें छठे वाले में क्या आ जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों वाला आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखें तो 36वां कहता है कि केंद्र सरकार के बारे में विचार करना है। तो मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। अगर ऐसा कहे कि इनका जो होता है कैबिनेट सचिव के परामर्श से होगा, सोचो मंत्रालय विभागों का निर्माण, तो ऐसा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से, यही लाइन हमेशा पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति मंत्रालय का आवंटन करेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सचिव के पास इतनी पावर नहीं होती है। अगला 37वां देखें कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य कथन बताना है। तो पहला है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार। अगर ये कह रहा है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में, तो महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार होता है, तो ये हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है। अगला बात करें, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी और अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो राज्य की जो भाषा होगी उसमें ही होता है, या हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के आचरण की चर्चा हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। 121 आर्टिकल, 122 आर्टिकल इन्हीं के लिए हैं ये। इसका 38वां जो है वो कहता है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण जो है प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या औचित्य में रहेगा, जो प्रतिबंध की बात करता है वो कौन से के अंतर्गत रहेगा, तो इसमें क्या है, पहला सामान्य जन के हित की बात कहेगा, तो सामान्य जन के हित तो बिल्कुल सही बात है। जब हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो हित, जनता का हित देखा जाएगा, तो ये वाली बात सही रहेगी। सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं को अवरोध ना बने, तो ये पूछा है इसमें। दूसरा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा है कि नजरअंदाज किया जा सकता है। सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, सामूहिक बड़े नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला सबसे आसान है, सबसे सही है, तो पहला तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या है, सामान्य जन को हित का संरक्षण हो, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद है, अब इसमें ये देखना है कि ये वाला ऑप्शन है कि नहीं है, कि विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो, तो आवश्यकताओं वाला ज्यादा नहीं है, पर इस पर थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, पर ज्यादातर चांस है इसका डी रहेगा। अगला देखें, अगर वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है, वित्त आयोग के लिए, तो वित्त आयोग का कौन करेगा, कुछ भी आएगा, संसदीय है, तो संसद विधि के द्वारा। अर्हताओं की पूछ रहा है, अर्हता मतलब योग्यता, तो योग्यता तो कानून ही बनाएगा, तो कानून कैसे बनेगा, विधि के द्वारा। अगला 40वां जो कहता है, वो 40वां कहता है कि संसद सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन को सत्रावसान होता है, स्थगन से सत्रावसान होता है, मतलब केवल स्थगन कर तो उससे सत्र क्या छुट्टी हो जाती है। विघटन सदन को समाप्त करता है, और स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो इसमें कौन सा सही है, तो अगर इसमें देखें सही नहीं है पूछा है, तो ये वाला सही है। सत्र को आहूत का अर्थ होता है शुरुआत कर देना। उसके बाद है स्थगन को सत्रावसान कहते हैं, स्थगन कर दिया मतलब छुट्टी, तो सत्रावसान यही होता है। विघटन का मतलब समाप्त होना ही होता है, पर अकेले किया जा सकता है नेता द्वारा, तो ऐसा नहीं है, तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, अब पंचायतों के लिए पूछ रहा है, तो पंचायतों के लिए कौन होता है, राज्यपाल ही तो होगा, तो ये हो जाएगा। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सहयोग करता है, मतलब सहयोग है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो भारत भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में, मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही तो है कि भारत की निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है, इससे निर्यात बढ़े, तो बिल्कुल सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही है। एफडीआई, एफएफआई, इनमें क्या है, हमें बढ़ावा देना है। उसके बाद है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों भारत में पंचायती राज लाया था, रोजगार के लिए, बिल्कुल नहीं। रोजगार के लिए तो मनरेगा जैसी स्कीम चलती है। कृषि उत्पाद में वृद्धि, ये भी नहीं। जनता में राजनीतिक चेतना,
की वृद्धि, ये सही हो सकता है। पर जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, बिल्कुल। जनता को क्या है, प्रशासन में योग्य बनाना है, भाग के मतलब प्रतिभागी हो सके, हिस्सेदारी कर सके। इसके बाद निंदा प्रस्ताव कह रहा है, तो यह अविश्वास से भिन्न होता है, बिल्कुल सही, पहला ही सही है। अविश्वास से ये अलग होता है, क्योंकि अविश्वास में क्या होता है, कारण नहीं है, इसमें क्या होता है, कारण बताना पड़ता है, तो ये वाली चीज आएगी। अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, ये गलत हो जाएगा, भिन्न है। उसके बाद कह रहा है उच्च न्यायालय 45वां, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? उच्च न्यायालय और अधिकार, तो इसमें सबसे आसान ऑप्शन है ये क्वेश्चन, ही ऑप्शन, मूल अधिकार दोनों के अंतर्गत आते हैं, जो हम पढ़ते भी आर्टिकल 32 और 226। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षा बॉल्ब का सिद्धांत जो दिया था, वो किसका सिद्धांत है? मेन क्वेश्चन केवल इतना सा, सुरक्षा बॉल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इसके बाद है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक, मतलब दिल्ली में जब एक वायसराय आए थे तो उन पर बम फेंका गया था, तो वायसराय का नाम बताना है, तो कौन से थे 1911 में? तो 11-12 के अंतर्गत कौन से हुआ करते थे? लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। तो लॉर्ड हार्डिंग जो हुआ करते थे, तो इनका नाम वैसे ही फेमस है। तो ये घटना ही हुआ करती थी जब 1912 में दिसंबर में, जब क्या हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। तो ये, इसके बाद 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, पर अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल इनके नाम मिलेंगे, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा भी कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में नहीं नाम आता है, ये इंग्लैंड में काम कर रहे होते हैं। वैसे ही वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी इंग्लैंड में हम नाम नहीं पढ़ते। तो अगर इन दोनों नामों में से देखें तो नाम कौन सा रहता है? नाम याद रखना है, क्या है नाम? लाला हरदयाल का याद रखना है। इसके बाद है, जो है कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य, एमएओ जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की, उसके प्रधानाचार्य 19वीं सेंचुरी के टाइम सांप्रदायिक तो को बढ़ावा दिया था अंतिम दशक में, तो किसने दिया था? तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला, ये है थियोडर बेक। तो थियोडर बेक, अब देखो मिंटो का कोई संबंध नहीं है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, हम जब पढ़ते, बाकी दो के नाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो थियोडर बेक। इसके बाद बात करें द यंग इंडिया, एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, यंग इंडिया। अब यंग इंडिया किसने किया था? बहुत आसान और कई बार आ चुका है, गांधी जी। मैजिनोट रेखा किसके बीच में है? मैजिनोट रेखा भी काफी चर्चा में रहती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये बनी थी। इसके बाद है होमुर जल संधि, वर्तमान में काफी चर्चा में चलती है, जब हम जाते हैं कहाँ पे, ईरान वाले, तो ईरान के बाद फारस की खाड़ी है, उस फारस की खाड़ी में कौन सा है? होमुर्ज की जल संधि, तो पर्शिया जो है वो वाला एरिया है। ग्राउंड जीरो, तो ग्राउंड जीरो का मतलब होता है जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर है, वो है ग्राउंड जीरो। इसके बाद है डेविल स्नेक नाम से किसे जाना जा सकता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन सा रहेगा, क्योंकि इसमें पनामा भी है, कैरोलाइन और क्रा है, तो जो भारत के पास है वो कौन सा है? क्रा, स्थमस ऑफ क्रा, मतलब ये भारत का जो मलाया प्रायद्वीप है, ये वाला जो म्यांमार के नीचे वाला, इधर कौन सी मिलती है? क्रा, तो क्रा है, उसे डेविल स्नेक कहते हैं। इसके बाद लडंग संदर्भित करता है, तो जब हम लदांग की बात करते हैं, असल में इसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो वहां लिखा रहता है लदांग, तो लदांग स्थानांतरित कृषि है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा पढ़ते हैं हम हमेशा से ही? माजुली वाला है ये, तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा। भारत की सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, पहला तो सब जानते हैं वो कौन सा है? गंगा। द्वितीय की बात करेंगे तो कौन सा है? गोदावरी, तो द्वितीय गोदावरी रहेगा। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी, तो इनका देव प्रयाग रहेगा, तो ये है। इसके बाद बात करें कि भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप बताने हैं, तो जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? एक तो नारकोंडम है, एक बैरन आइलैंड है, दोनों अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखते हैं। इसके बाद है मेरठ में किस आइटम को जीआई टैग मिला है? मेरठ का नाम जैसे ही आता है कैंची होती है, मेरठ में फेमस तो कैंची है।
भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अब अगर इन ऑप्शन में देखें तो समशीतोष्ण मतलब ठंडे वाले क्षेत्र की तरफ तो कौन सा एक एरिया फेमस रहता है? शिमला। क्योंकि समशीतोष्ण की बात कर रहा है, रांची तो सीधा ही जाएगा क्योंकि ये 0 डिग्री वाले मतलब 23 डिग्री के आसपास वाला एरिया है। तो ये इसके बाद इन तीन में से हो सकता है, पर शिमला वाले एरिया में हम देखते हैं शिमला समझौते और कई सारे सेंटर भी हैं इस एरिया में, तो ये चांस होते हैं। इसके बाद है कान्हा। कान्हा का नाम देख के ही पता चलता है कहाँ पे है, एक ही मध्य प्रदेश वाले एरिया में है। लोकटक क्या है? तो सबसे फेमस भारत की एक लोकटक क्या है? झील है जो ज्वालामुखीता वाले क्षेत्र से है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। इसके बाद है बिहार का क्वेश्चन आ जाएगा, तो बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? वाल्मीकि वाला। तो बिहार का वाल्मीकि ये भी फेमस है। अब कह रहा है कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो वैसे उत्तर प्रदेश के लिए तो फेमस नहीं है इतना, पर बिहार राज्य का पशु कौन है? बैल है। उसके बाद है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, पर इनमें से अगर हम ईयर देखें तो 2014 रहेगा जब पुनर्स्थापना हुई थी इसकी। कर्मनाशा नदी का उद्गम अब ये अपने लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है पीसीएस के लिए, क्योंकि कर्मनाशा नदी बिहार में है, बस इतना पता होना चाहिए, ना कि ये कि कौन से जिले में है। क्योंकि अपने यहाँ का आएगा अगर उत्तर प्रदेश का तो यूपी की कोई नदी पूछी जाएगी। वैसे इसका क्या है? कैमूर जिला। बिहार संपूर्ण भारत में पाइराइट का उत्पादन कितना करता है? तो जो पाइराइट का उत्पादन करता है 95% पाइराइट यहीं पे होता है। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जो सोना बिहार में पाया जाता है वो पाया जाता है जमुई जिले में। बिहार में अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो जलवायु जो उत्तर प्रदेश है वही इसमें आ जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश है। इसके बाद कुछ अगर हम देखें साइंस के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, जैसे पूछा है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर जो है ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल कितना होगा? तो इसका आंसर है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन रहेगा, क्योंकि जब कोई वस्तु नियत वेग से गति करती है तो उसमें त्वरण कैसा होता है? शून्य होता है। तो ये और ये न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार, तो न्यूटन का सेकंड नियम ये कहता है कि लगाया गया जो बल है घर्षण बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? अगर ये वाला है तो इसके विपरीत, मतलब 200 है तो 200 ही आएगा, 200 न्यूटन है तो इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद है एक ट्रक का पूछा है तो इसे तो निकालना पड़ेगा, तो ये वाला अलग है। अगला देखें 200 यूनिट वाला है, पूछा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत। अब यहाँ पे क्या आता है अपने पे पीसीएस में चांस है ऐसे खपत वाले कम आते हैं, आरओ में कभी कभी आ जाता है कि यूनिट निकालने के लिए आता है। तो इसका तो इसमें जो अगर यूनिट वाला आता है तो इसे सीखना पड़ेगा अलग से। वैसे इसका क्या है? 9 10 टू द पावर 8 वाला आ जाएगा ऑप्शन। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा, अब अगर हम देखें ध्वनि की गति तो इन ऑप्शन में कहाँ से लगेगी? कॉमन सेंस से तो सबसे ज्यादा किस में रहेगी? स्टील में रहेगा इन ऑप्शन के अनुसार में। तो ये है। अगर देखें अगला 75वां क्वेश्चन, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, तो जो कम होती चली जाती है स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ये कोई उल्लंघन नहीं है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो बनाया जाता है ना ही उसे नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। तो जब गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो उल्लंघन थोड़ी ना हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखा हमने। इसके बाद है बैलों की एक जोड़ी को खेत से, ये मैथ वाला रहेगा तो ये अलग है। अगला देखें समतल दर्पण के फोकस से दूरी होती है, अब समतल दर्पण से पूछ रहा है फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होती है अनंत। तो समतल दर्पण पर फोकस दूरी अनंत रहेगा। इसके बाद पूछ रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये वाला क्वेश्चन साइंस का ज्यादा थोड़ा डीप में पूछा है, मतलब ये हार्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कम पता होते हैं। तो इसका रहेगा आयर। अगला है लघुपातन में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है, तो ये 79 वाला क्या है? विद्युत धारा का जब समय मतलब लघुपथ में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो शॉर्ट सर्किट मतलब लघुपातन ज्यादा मतलब उन्होंने कठिन कर दी, मतलब शॉर्ट सर्किट तब होता है जब क्या होता है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध शून्य के करीब पहुंचता है तो धारा का मान बहुत तेजी से या खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, तभी तो पहुंचेगा। तो ये वाला रहेगा। इसके बाद उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए युक्ति कौन सी है?
सेम से ही क्वेश्चन है दोनों, तो इसमें भी वही रहेगा जो फ्यूज है। इसके बाद पूछा है HCl के लिए, तो HC1 समाधान pH मान है। तो अगर हम बात करें, HCl एक अम्ल होता है, ये जानते ही HCl। तो HCl इसलिए ये पूरी तरीके पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है HCl वाला, तो इसका बन होता है। तो अगर आंसर पूछेगा, अगला है नीचे में मतलब नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो यौगिक कौन सा जाना जाता है इसमें, इसका है यूरोपियन डॉप्ट स्ट्रेडियम एल्यूमिनेट। तो ये याद रखना है। ग्लो इन द डार्क सामग्री के रूप में इसे कहा जाता है, तो ग्लो इन द डार्क सामग्री के रूप में अगर पूछा जाएगा तो यही रहेगा। इसमें क्या होगा, जिंक सल्फाइड आधारित पुराने पदार्थों की तुलना में अधिक चमकीला ये होता है और लंबे समय तक चमकता है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्मार्ट फिल्म के लिए, तो इंडियम टिन ऑक्साइड। तो इंडियम टिन ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है स्मार्ट फिल्म या फिर स्विच करने योग्य फिल्म जो बिजली के अनुप्रयोगों जो प्रयोग से पारदर्शी से अपारदर्शी में बदल जाती है। तो ये वाला। अगला देखें प्रश्न 84, वो पूछा है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कार्सिनोमा के लिए पूछा है किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये अगर कार्सिनोम देखें तो इनमें से है क्रोमियम, प्लेटिनम, आयरन और क्लोरीन। तो ये रहेगा आंसर प्लेटिनम। क्यों, क्योंकि जो कार्सिनोम वाला है ये कीमोथेरेपी से जुड़ा ही दवा है, मतलब कैंसर के उपचार के लिए जानी जाती है। तो याद रखना कैंसर से जुड़ा एक कीमोथेरेपी की दवा है, तो इसका आंसर रहेगा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम आधारित एक जो दवा बनता मतलब ये तरीका है। इसका जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें किस यौगिक के रूप में मतलब गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन पहला ही रहेगा, लेवोनोग्रेस्ट्रेल करके। तो ये याद रखना है इसमें। ये असल में कौन सा होता है, सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वाला होता है, तो प्रोजेस्टेन यूज होता है इसमें। तो ये इसके बाद है तेल का गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, मतलब तेल को जो होता है वो आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता, हम देखते हैं ना तेल को, तो ये क्यों है, मतलब इसमें क्या हो जाए, जंग देखी जाती है इस वजह से। क्योंकि अगर हम तेल को अगर आयरन वाले में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, जंग जाएगी, तो इस वजह से। उसके बाद है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है ऑक्टेन के लिए। तो इसका जो किया जाएगा वो है सी ऑप्शन, टेट्रा एथिल लेड। अब वैसे ना पता होता है इसमें से, पर हमें इतना पता होता है कि ऑक्टेन संख्या जब बढ़ाई जाती है तो उसमें लेड तो यूज होता है प्लस सीसा यूज होता है, तो लेड एक ही ऑप्शन में था, तो ये वाली चीज याद रहेगी। तो लेड वाला, क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह में यूज होता है। इसके बाद है पीबी पीएचबी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का रूप है, इसमें अगर देखें तो इसमें आ गया पॉलीमर, तो ऑप्शन में अगर देखें तो पॉलीहाइड्रो पॉली इनमें सब करके पॉली पॉली करके ऑप्शन दिया है, पर इसका ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो याद रखना है सी वाला है। उसके बाद है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। जो हार्मोन है उसका स्रावत, तो अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो दो पढ़ते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक बहिःस्रावी ग्रंथियां। तो इनमें तो जो हार्मोन होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं, तो कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। इसके बाद है हार्पीज जो है, हार्पीज सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। तो ये क्या है, हार्पीज और इसमें परजीविता का ये लक्षण होता है। जो पैरासाइट होते हैं तो सहभागिता है, जिसमें जीव दूसरे जीव के मतलब जो क्या होता है, मेजबान की तरह काम करता है। इसके बाद संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली जो इम्यूनोग्लोबुलिन नामक श्रेणी कौन सी है। तो इसका क्वेश्चन है IgM, ये वाला सी वाला। अगला है जैविक झिल्ली बायोकेमिकल मेम्ब्रेन्स किसके द्वारा किससे बनी होती हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा किससे बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों आसानी है। लिपिड और प्रोटीन, झिल्ली जब भी आती है तो उसमें यही दो ऑप्शन आते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है झिल्ली। इसके बाद है कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है। तो नॉन सेंस कोडन कौन सा है, UAA। तो ये वाला रहेगा इसमें। ये क्या है, DNA वाला जो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने का ये संकेतक है। विलुप्त होने की कगार पे जो प्रजातियां होती हैं वो कौन सा है, तो इसमें आसानी है ऑप्शन, लुप्त प्राय विलुप्त होने की कगार पे है।
कौन सी खरीफ की फसल है? तो इंपॉर्टेंट कौन सी खरीफ की फसल अगर पूछा जाए तो वो होगा गन्ना। तो खरीफ की फसल कौन सी है? गन्ना है। उसके बाद पौधे में जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है पानी में घुले हुए खनिजों का परिवहन, तो जाइलम का है। इसके बाद कह रहा है कि ऊतक संवर्धन वस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे पौधे में? तो वो थे कॉन्डोले, जो ये है ऑप्शन सी वाला। अगला है आम से हम कौन सा भाग खाते हैं? तो आम का हम खाते हैं मध्य फल भित्ति। तो ड्रूप अधिक जो आम है एक ड्रूप या जो है अष्टी फल कहा जाता है इसे। तो इसमें मध्य फल भित्ति खाते हैं। उसके बाद ओजोन का सबसे आने वाला क्वेश्चन है, अगर दिवस में पूछा है तो यही आता है, रिपीट हो चुका है 50 बार, 16 सितंबर है। माइकोराइजा माइकोराइजा के संबंध में पौधे का लाभ है, तो पौधे के लिए किसके लिए होता है ये? खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों की सुरक्षा के लिए होता है माइकोराइजा। फिर पूछा है किस कमीशन ने राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया था? काफी क्वेश्चन आसान है, ये तो हिस्ट्री का सबसे आसान में कि भारतीय दल शामिल नहीं था, तो एक में ही नहीं था, वो कौन सा है? साइमन कमीशन में है। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में चलो दिल्ली जो था वो किसने नारा दिया था? तो अगर जैसे ही आजाद हिंद फौज आता है तो नाम कौन सा आना चाहिए? आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज से कहा था दिल्ली की ओर कूच करना है। करो या मरो का पूछा है कि हम जो है पूछा है कि हम या तो भारत की स्वतंत्रता करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, मतलब करो या मरो एग्जैक्टली पूछा है, तो वो कौन सा है? महात्मा गांधी। आसान क्वेश्चन है कुछ तो हिस्ट्री के काफी। बांटो और राज करो के नारों को बुलंद किसने किया था? तो अगर इन ऑप्शन में देखें, वैसे तो अंग्रेज ही है बांटो राज करो का सिद्धांत जिन्होंने दिया, इनमें मिंटो नाम आता है, ये काफी ज्यादा करजन मिंटो ये। पर अगर इन नामों में देखें तो कौन से? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना अगर पूछा जाएगा तो। उसके बाद पूछ रहा है दो नए राष्ट्र भारत पाकिस्तान किस अधिनियम के तहत बने थे? तो सेम है ये तो काफी, 1947 का। पूछा है 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों का को बल मिल सके। वैसे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर इनमें से हमें ऑप्शन लगाना हो तो पूरे देश में किसकी लीग चल रही थी? तिलक की जब हम बात करते हैं तो उनका कुछ क्षेत्र था, एनी बेसेंट का पूरे भारत में था, तो चांस रहेंगे अगर लगाने के तो क्या रहेगा? वैसे आंसर क्या है? एनी बेसेंट ही है। चंपारण वाले में कृषि समिति में नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो चंपारण वाले में गांधी जी तो शामिल थे ही ना, तो गांधी जी शुक्ला ने तो बुलाया था, राजकुमार शुक्ला। तो भारत सरकार और गांधी जी, भारत सरकार का मतलब उस टाइम जो अंग्रेज हुआ करते थे। किसान सभा के प्रमुख नेता, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है कई बार और बिहार में भी कई बार। वो एक ही व्यक्ति है, सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के बारे में ये है, तो ये वाला नहीं रहेगा क्वेश्चन, मतलब बिहार स्पेशल का है। इसके बाद वो 39 में कौन रहे थे यहाँ पे? तो 39 में श्री कृष्ण सिंह रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस के हिसाब से। उसके बाद ये वाला एनसीएंट का है, काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन भी है क्योंकि इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। जब हम प्रतिष्ठान या पैठान की बात करते हैं तो 16 महाजनपद में भी हम पढ़ते हैं, 16 अस्मक जो राजधानी थी उसकी प्रतिष्ठान या पैठान हुआ करती थी। तो अस्मक को अगर हम याद करेंगे तो अस्मक वाला कौन से एरिया में हुआ करता था? महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो ये इससे लग जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जैसे ही लगाएंगे तो डी के साथ एक आएगा, तो डी के साथ एक इसमें आ जाएगा ए वाले में। फिर उसके बाद देखेंगे गिरनार देख के, तो गिरनार गुजरात में, तो दो, तो डी के साथ एक और दो आएगा, मतलब अगर दो ना भी पता हो तब भी हम इसे कर सकते हैं। वैसे क्या है अगर हमें करना हो, कर्ड सोवर का मतलब है बंगाल वाला एरिया और प्राग ज्योतिष का मतलब है बंगाल वाला। जो प्राग ज्योतिष वाला एरिया कौन सा है? असम का, कामरूप जिसे कहते हैं प्राग ज्योतिष, कामरूप वाला एरिया है इसमें। इसके बाद है कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक युग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखो गार्गी संहिता की जब हम बात करते हैं, गार्गी के बारे में याज्ञवल्क्य से उनका वार्तालाप हुआ था जो उपनिषदों में दिया गया है। तो घोषा अपाला विश्वारा तो है ही है, इसमें गार्गी का नाम अलग है। तो 112 का कौन सा हो जाएगा? एक गार्गी। तो ये चीज याद रखना, गार्गी जो दार्शनिक हुआ करती थी वैदिक काल के बाद। अगला 13 वाला देखें तो चोल
चोल साम्राज्य, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वैसे देखो, सबसे पहले देखो, चोल जो गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की थे वो एक ही व्यक्ति थे, राजेंद्र चोल वाला था। तो गंगम चोल वाला है, तो एक के साथ तीसरा जाएगा, तो एक के साथ तीसरे में दो है, तो ऑप्शन ए जाएगा और डी जाएगा। अगर इसके बाद देखें सुदर्शन झील का, तो सुदर्शन झील के बारे में सबने पढ़ा होता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाला डी के साथ कौन सा जाएगा, एक जाएगा। तो डी के साथ एक, तो यही है, मतलब जरूरी नहीं है। और बाकी हम जानते हैं, ये प्रयाग की सभा किसने बुलाई थी, प्रयाग की सभा जो हेनसांग के समय भी हुआ करता था, तो वो हर्षवर्धन ने, हेनसांग ने इसकी चर्चा भी की है। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति तो हम जानते ही हैं, अशोक के अभिलेख जो हैं उनमें ही तो बताया गया है, अशोक के में, कि धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की जाएगी 5 वर्ष में, और ये सब आते हैं। अगला है, किस शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे अधिक समय तक, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सब में से ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अब इनमें से कुछ ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है। वो हो सकती है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये लगता है काफी समय तक रहे थे। पर मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी सुधार भी, मतलब प्रयास तो किए ही थे, तो इसका समय काल सबसे ज्यादा हुआ करता था, 26 वर्ष हुआ करता था। जबकि अलाउद्दीन का कितना हुआ था, 20 वर्ष। और उसके बाद अगर देखेंगे, हाँ, बहलोल लोधी भी ऑप्शन में, तो बहलोल लोधी का इसमें सही रहेगा, क्योंकि इसने तो सबसे ज्यादा किया था। तो विकल्प में बहलोल लोधी है, तो ये वाला ऑप्शन बहलोल लोधी रहेगा, सबसे अधिक समय तक। तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो इसमें जहां तक चांस है कि तुगलक का ज्यादा रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये वाला ऑप्शन ए रहना चाहिए। उसके बाद बात करें कि सुंग, मौर्य, कण्व, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, असल में कई बार आ चुका है ये। तो रिपीटेड वाले में कैसे, सबसे पहले तो मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद कौन सा आता है, सुंग वंश आता है, सुंग के बाद तुरंत कौन सा आता है, कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आते हैं कुषाण। तो ये वाला है। और इस वाले में भी ज्यादातर चांस है, वैसे बहलोल लोधी ने जहां तक है 38 वर्ष के आसपास शासन किया था, तो ये या इनमें से ऑप्शन में से होना चाहिए। तो ये, उसके बाद है, कौन तुलसीदास ने नहीं लिखी थी। तो तुलसीदास वाला अगर बात करें, तुलसीदास ने नहीं लिखी थी, तो वो थी साहित्य लहरी, क्योंकि विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ये तो लिखी थी, तो साहित्य लहरी वाला ऑप्शन नहीं है। फिर पूछा है, इमारत और बनाने वाला, तो इसमें कौन सा रहेगा, इमारत और बनाने वाले में किसने कौन सी इमारत को बनाया था। तो अगर पूछे, तो इसमें रहेगा सबसे पहला कि शाहजहां, इलाहाबाद का किला 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये शुरुआत में ही बन गया था, तो बी के साथ ए जाएगा। बी के साथ एक 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 सब जगह ही पे मिल जाएगा इसमें। इसके बाद बात करें, अगर हम बी के साथ ए चलाएगा, एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने। तो इसमें नूरजहां, तो जैसे ये आएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद है 118 वाले में, अगर हम बात करें तो 118 के अंतर्गत ये आएगा कि दयानंद सरस्वती कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दयानंद सरस्वती ये। उसके बाद है जेम्स अगस्टन हिक्की, तो जेम्स अगस्टन हिक्की वाला है। इसके बाद है ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, अब ये तो सबको पता है कि ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्यशोधक समाज वाला रहेगा इसमें से। इसके बाद है रामास्वामी नायकर, इनने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी, तो रामास्वामी नायकर वाला ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जेम्स अगस्टन हिक्की ने कलकत्ता क्रॉनिकल निकाली थी, तो ये है। इसका दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश वाला ऑप्शन था। इसके बाद अगला इसमें फंसेंगे, तो ये वाला देखते हैं अभी, ये वाला छोड़ते 118 वाला। इसके बाद है अगला, बाबर सलीम और इनके बारे में है, जो किसका कौन पुत्र हुआ करता था। तो पुत्र वाले में अगर हम देखें, तो सबसे पहला अगर जाएंगे, तो वो है बाबर, तो बाबर का तो जानते ही हैं। तो बाबर का पुत्र हुआ करता था कामरान, एक के साथ 3 पे जाएंगे, कामरान पे। अकबर का जो पुत्र हुआ करता था वो हुआ करता था सलीम, एक पे जाएंगे, तो एक तो है ही, इसके साथ 3 जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो एक 3, तो ये है बाबर का कामरान हुआ करता था। उसके बाद शाहजहां का हुआ करता था मुराद, शाहजहां का कौन सा था, मुराद वाला, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और जहांगीर का था खुसरो, तो ये था ऑप्शन इसमें से। इसके बाद है द्वितीय बौद्ध, कौन सी बौद्ध संगीति थी जो बिहार में नहीं हुई थी। तो बिहार में बौद्ध संगीति जानते हैं, चौथी नहीं हुई थी।
तो इम्पोर्टेंट है। बिहार में कौन सा नहीं था? चौथी वाली, क्योंकि वो तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये हमने देखा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता पूछा है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में 38 में त्रिपुरी के चुने गए थे। तो 38 में त्रिपुरी के थे, 38 में नहीं थे। 39 वाला जो था वो त्रिपुरी में था, 38 वाला तो हरिपुरा में हुआ था। तो इसमें एक तो गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 कैसे हैं? सही है। 122 की बात करें नालंदा के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो आचार्य शीलभद्र नागार्जुन इससे संबंधित थे कौटिल्य, पर कभी भी आचार्य की बात नहीं पढ़ते हैं हम इससे। इसके बाद है भारतीय इतिहास में घटनाओं को क्रम से लगाना है। तो घटनाओं को अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1900 मतलब 1760 में बांडीवास की लड़ाई हुई थी, 1760 में। उसके बाद हुआ था नंद कुमार को मृत्युदंड दिया था, जो लॉ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सुनते हैं कि इसे जबरन मृत्युदंड दिया दिया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय था, तो ये 1775 में था। फिर आएंगे सालाबाई की संधि 82 में रहेगी, 1782 में। और उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। तो 3-1 रहेगा। 3 और 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 इसमें है। इसके बाद बात करें बिहार के समाचार पत्र पहले प्रकाशित हुआ, तो इसमें बिहार का मैं देखना नहीं है, वैसे बिहार बंधु हुआ करता था। इसके बाद है कि संबंधित व्यक्ति और जो व्यक्ति थे वो कौन से थे? ऐसे चंपारण वाले में है, तो चंपारण में राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे चंपारण में। तो एक के साथ ये चला जाएगा। इसके बाद आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, आजाद दस्ता के। बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार किसान सभा व्यक्तिगत में जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे, इसमें ऑप्शन कृष्ण करके। और बिहार किसान सभा का तो हम जानते ही हैं, वो है बिहार का जो किसान सभा, वो थे सहजानंद। तो यही हमें इम्पोर्टेंट रखना है यूपी पीसीएस के लिए, इसमें तो चांस नहीं रहेंगे। पर बिहार किसान सभा सहजानंद की थी, ये जानते हैं। तो ये थोड़ा मतलब यूपी के हिसाब से टफ क्वेश्चन है और अलग भी रहेगा। अगला है कि समान है और एक भिन्न है। तो समान भिन्न में कौन सा अगर पूछा जाए इनमें से, तो अगर हम बात करते हैं दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, स्टेथोस्कोप और जो परिदर्शी यंत्र है, तो स्टेथोस्कोप अलग पड़ जाएगा ना। तो स्टेथो ये तो सब ऑप्टिकल उपकरण है, जबकि स्टेथोस्कोप सुनने वाला है, क्योंकि ये देखने वाले, स्टेथोस्कोप सुनने वाला है, तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, हमें जीएस के देखने हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि इनमें से अगर हम देखें कोई जीएस का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें 38 मार जूनियर एथलेटिक्स, 38 में जो जूनियर एथलेटिक्स है उसमें बिहार के खिलाड़ियों ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहार के खिलाड़ियों ने कितना जीता था। इसके बाद अगर हम देखें कोसी मैची परियोजना में जिले, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय भाषाओं का ही क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो शास्त्रीय भाषाओं को किन को दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अभी क्या हुआ? 11 भाषा हो गई, पहले 5 हुआ कर 6 हुआ करती थी। 6 के साथ अब कितनी हो गई है? 5 और जुड़ गई हैं। तो 5 के 6 के साथ अब कितना है? 11 हो चुका है। तो इसमें से बंगाल, तेलुगु तो ज्यादा हैं, तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है नागी अभयारण्य, नागी नकटी जो अभयारण्य हैं, इनको बारे में पूछा है कि किस संगठन के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वाला इसमें आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा है। और उसके बाद आ जाएगा इसमें से वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि कौन सा है इनमें से। अगला है तो चांस तो इसके हैं कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ही देता है, तो ये वाला रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पूरे देश में ही एक ही मनाया गया। तो पंचायती राज दिवस कहाँ किया गया था? तो ये है मधुबनी वाले एरिया में, मधुबनी बिहार में, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो ये याद रखना। इसका लूनर ट्रेवले जो है ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना। अफ्रीका नर्स से अभियान जो है अभिप्राय किस किन लोगों से है? अफ्रीका नर्स का पूछा जाएगा किस समुदाय से है? तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, क्योंकि अभी इनका विवाद चला था काफी ज्यादा, ट्रंप के सामने भी मुद्दा उठा था कि यहाँ पे जो श्वेत समुदाय है दक्षिण अफ्रीका में, उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, तो ये सब है। 143 की बात करें कि बावड़ी जो है उसे अभी कौन मतलब कौन सी बावड़ी है जिसे अभी अभी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया में सहयोग दिया गया था? तो वो था राजो की बावड़ी। तो ये है राजो की बावड़ी। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे है स्थान इसका? तो जो मेहरौली का स्तंभ है
वहीं पे इसका स्थान है। अगला पूछा है न्यूयॉर्क वाले एरिया के मेयर का नाम बताना है जिन्होंने अम्बेडकर दिवस के रूप में दिवस मना रहे हैं, तो उनका नाम है एरिक एडम्स। तो बड़ी बात है ना, न्यूयॉर्क में, तो यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आ सकता है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का नारा है, यूरोविजन जो सॉन्ग कॉन्टेस्ट का नारा है, ये यूनाइटेड वर्ल्ड यूनाइटेड बाई म्यूजिक, स्थाई नारा है इनका। तो ये वाला है। तो 2023 का वैसे पुराना काफी न्यूज है, बहुत पहले चर्चा में रहा था। तो ये इसके बाद है इसरो के GSLV-F-15 मिशन के बारे में पूछा है। तो इसमें क्या था कि 100 उपग्रह गए थे, तो 100 बिल्कुल है इसमें, एक 100 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, और ये वाला भी सही है, एक 2 वाला था। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक रहेगा। उसके बाद G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में बताना है। तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। 18वां इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ था, भारत में। तो इसमें रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। विषय बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। इसके बाद है, अगर अगला पूछा है इसमें, रियो डी जेनेरियो में घोषणा पत्र में अरबपतियों पर, ये वाला है, अरबपतियों पर जोर लगा दिया गया था, मतलब वो लोग ज्यादा रुपए दें। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इसमें तब भी कंफ्यूज है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो मतलब थोड़ा दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये 23 वाला था, तो इसमें इसे चेक कर लेंगे बाद में। अगला देखें, 148 में जो बाकू में हुआ था COP29 वाला, तो 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी। तो ये बनी थी, विकसित देश 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन का देंगे। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग, काफी ज्यादा फेमस रहा था ये, द वेजिटेरियन को मिला है। तो इन्हें जो मिला है वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये बहुत फेमस रहा था 2024 में इनकी बुक भी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेपाल को कौन सा ग्लेशियर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो ये हमने न्यूज में भी, मतलब अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि कौन सा है जो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो वो है याला ग्लेशियर। तो हमने 150 क्वेश्चन ज्यादातर देख ही लिए, GS वाले। तो डिस्कशन में हमने वो कवर किए हैं। इनमें से होता होगा क्या, PCS UP PCS में थीम वगैरह थोड़ा बहुत रिपीट हो सकती है, और करंट के स्पेशली रिपीट हो सकते हैं।